नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन शख्सियत को आज आप मेरे साथ देख रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। यूट्यूब पर ऑलरेडी वो स्टार हैं, 5 से ज्यादा यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं। आपकी जिंदगी की किसी भी पहलू से जुड़ी हुई समस्या हो, आपको इनसे बेहतर सलाहकार शायद ही इंटरनेट पर कोई मिलेगा। मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आज जो चर्चा हम इनसे करने जा रहे हैं, आमतौर पर ये जिन चीजों पर बात करते हैं उनसे थोड़ी सी अलग चर्चा है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आज अमित सांगवान साहब को हम आपके सामने रख रहे हैं, और देश और समाज में कौन कौन से बड़े मुद्दे चल रहे हैं उन पर इनका टेक क्या है आज जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया आपने थैंक हमारे यू लिए जी। वक्त निकाला। नमस्कार नमस्कार फिर। थैंक यू थैंक यू। तो सर, पहला सवाल मेरा यह है कि जब हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान और फिर चाइना जाते हैं और शी जिनपिंग के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कल तक आपका जो इतना अच्छा दोस्त था अमेरिका, जिन ट्रंप साहब के जीतने के लिए भारत में हवन किए जा रहे थे, पूजा की जा रही थी, उनके जीतने की दुआएं मांगी जा रही थी, वो जैसे ही जीत कर आए हैं, न जाने उनको कौन सी जो है वो दुश्मनी आपसे निकालने की सूझी है कि उन्होंने आप पर 50% टैरिफ लगा दिया। और जो कल तक गलवान में आपके सैनिकों के सिर काट रहे थे यानी कि चाइना, आज आपको मजबूरी में उनके साथ दोस्ती करनी पड़ रही है। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, रशिया इंडिया चाइना साथ आ गए तो अमेरिका को तो हम झुका कर रख देंगे। सबसे पहले इस पर क्या टेक है आपका? मैं इस पे एक टेक मैं जितना भी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह करके बोल रहे हैं, अच्छा आपने, अच्छा थैंक यू ऐसा बोलने के लिए। मैं पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता हूं और कमेंट करना चाहता हूं कि आम नागरिक की तरह, नॉट फ्रॉम सम हायर पॉइंट ऑफ व्यू या सम एजेंडा के तहत कि बीजेपी कांग्रेस ये अच्छा, मोदी जी अच्छे खराब, या वो खराब, या पहले क्या होता था आज क्या होता था। मैं एक जैसे एक आम नागरिक को सोचना चाहिए, इस तरह प्रैक्टिकल सोच के बात करता हूँ। तो सबसे पहले इससे ये चीज पता चलती है कि परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज नहीं होते। दैट इज वन। दूसरा, मैं एक बहुत आम आदमी की तरह सोचूं, अगर विशाल जी, अगर आप 3 मंजिला मकान में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक टॉप फ्लोर है, और आप बीच में रहते हैं, आपके संबंध अपने ऊपर वाले नीचे वाले से ज्यादा अच्छे होने चाहिए, या जो 20 किलोमीटर दूर कॉलोनी में रहता है उसके साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है बहुत सालों तक कोई ना कोई लॉबी या ताकतें थी जो मुझे लगता है कि यूएस के साथ संबंध जबरदस्ती के अच्छे करने में लगी रहती थी, जबकि यूएस कभी भी भारत का नहीं था। अब तो खुलकर ही आ गया है। एंड मजाल है कोई ऐसा बोलने लगे खुल के, तो उस टाइम पे उसको, तो फिर क्या चाइना से दोस्ती कर लें, तो फिर क्या उस चाइना की गोद में ऐसा। एंड मेरे जैसे बोलते थे कि यार सुनो, 62 हुआ, चाइना का हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ अदर देन गलवान। इतने इतने ईयर्स तक गोली गलवान में भी नहीं चली। वो भी एक अनफॉर्चुनेट जो भी हादसा था, जो भी था वो था, जो भी 7 7 बार गए हैं। लेकिन एंगेजमेंट किया जा सकता था नए टाइम्स के अंदर, जैसे टाइम्स आर ऑलवेज चेंजिंग। तो मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत ठीक हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर ये ऐसे सरकमस्टांसिस में होगा। सी, अभी देर आर लॉट ऑफ एनालिस्ट जो आपके यूएस के लोग हैं और यूएस में ही दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज द big event happening where the tectonic shift is happening to the global south, which will have China, India and Russia now. वो खुद हम्म। बोल रहे हैं कि ये ट्रम्प जी ने कर दिया गड़बड़ काम, जो भी उनने करा है। कहते हैं ये तो जबरदस्ती तुमने शिफ्ट कर दिया। एंड इंडिया में पता नहीं क्या कारण थे, जैसे मे बी पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, कि अगर मोदी जी या गवर्नमेंट कुछ चाइना के साथ रिलेशंस ठीक करने जाए तो बोल देंगे नरेंद्र सरेंडर, और वॉल्यूज बना देते थे। तो गवर्नमेंट भी हिचकती थी कि भाई क्या करें, मतलब ना एक हम्म। नैरेटिव। अब ये टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ है कि अब आम नागरिक को भी पता है कि व्हाट चॉइस इंडिया हैज नाउ। कि हम्म। भाई अगर हमें एक्सपोर्ट्स करने हैं, इकोनॉमी को करना है, तो हमें एक बड़ी पावर जो कि चाइना है यूएस के बाद, तो उसके साथ एंगेज करना पड़ेगा। और वो पावर वैसे भी हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ रिश्ते ठीक हों, वो दोनों के इंटरेस्ट में होता है, अगर चाहें। एंड एक एक तरफा से तो वैसे भी रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर ये मिलेंगे और मिल रहे हैं और कुछ अच्छा होगा इसमें, तो बहुत अच्छी चीज है ये तो। पर हम कल तक तो कह रहे थे चाइनीज माल का बहिष्कार कीजिए, चाइना से किसी त्योहार पर आने वाला माल मत खरीदिए, स्वदेशी अपनाइए। और अब हम यही बात अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि साहब, अमेरिकी कंपनियों का बॉयकॉट शुरू कर दीजिए, अब आप चाइनीज माल खरीदने लग जाइए।
तो ट्रेड तो वहां बढ़ाना पड़ेगा ना, जो ट्रेड वहां से घाटा हो रहा है उस ट्रेड को चाइना के साथ बैलेंस करने की कोशिश होगी। फिर आप अपने जनता को कैसे मनाएंगे कि आप, कल तक हम कह रहे थे चाइनीज माल का बहिष्कार करो, आज हम उसी चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाने की बात करेंगे। देखो, पहले अमेरिकन कंपनीज की बात कर लेते हैं। वो एक पता नहीं मेम चल रहा है, जोक चल रहा है, जैसे काम, लोभ, क्रोध, ऐसे करके जो चीजें होती हैं जिनको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, उसी की लिस्ट में 5 चीजें और ऐड हो रखी हैं: यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, तो अमेरिका की तो बहुत चीजें हम जाके भी नहीं छोड़ सकते। हम हम्म। स्वदेश कंज्यूम करने को तैयार हैं, जैसे मोदी जी भी बोले और बोल रहे हैं और नारा है, जैसे स्वदेश कंज्यूम करने को तैयार है। यूट्यूब का स्वदेशी कुछ बता दो मुझे, व्हाट्सएप का स्वदेशी मुझे बता दो, ट्विटर का स्वदेशी मुझे कुछ बता दो, तो हम कंज्यूम कर लेंगे। क्योंकि नारा देने से काम नहीं चलता। जो जनता हमारे देश की है वो आम कंज्यूमर है। हम जो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये भी एक उसके माध्यम से कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। विदेशी किसके कंपनी है। कौन सी मीटिंग्स होती हैं, कौन सी कंपनीज होती हैं, आप देख लो। हमारे पास तो ये बात करने का जरिया भी नहीं है। हम्म। चाइना जब कहता है, चाइना में कहीं नहीं बोला जाता वहां की गवर्नमेंट या नेता की स्वदेशी बनो। वो बोलते ही नहीं है, वो सारी चीज प्रोवाइड कर देते हैं। उनका यूट्यूब का इक्विवेलेंट है, उनका बेदाऊ करके जो जीपीएस का सिस्टम है, सब कुछ ही उनका अपना है। तो हमारा तो अपना जहाज उड़ाना है, तो वो जीपीएस अमेरिका का चाहिए अपने को। तो जब हमारे पास है ही नहीं कोई चीज, तो आके सिर्फ बोल देना स्वदेशी यूज करो, तो ये महात्मा गांधी जी वाला टाइम नहीं है ना उस टाइम पे कि इंडिया से कॉटन लेके उस कॉटन को वो बाहर भेजते थे, इंग्लैंड। इंग्लैंड से महंगे कपड़े बन के आते थे, और उनने बोला कि इस चीज का बहिष्कार करो क्योंकि पैसे वो कमा जाते हैं। है हम्म। ना, देयर वाज अ चॉइस कि हमारा यहाँ से कुछ ले गए, वहां से उनने कुछ दिया, तो बहिष्कार कर लो। अब हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ बना लो यहाँ पे। पॉलिसी मेकर्स हैं विशाल जी, वो अगर कल को मोदी जी बोल दें कि बाहर से कुछ आएगा ही नहीं इंडिया में, तो कोई आप और मैं रोक सकते हैं इस चीज को? आज जब कुछ आएगा ही नहीं, तो हम इंडिया का ही खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? आप यूट्यूब के इक्विवेलेंट बना दो, ट्विटर के इक्विवेलेंट बना दो, सारी चीजें बना लो। जो भी हमें अर्थ रेयर मैग्नेट जो डलते हैं गाड़ियों के अंदर और हमें चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। हम्म। एट बेस्ट वी आर असेंबलिंग थिंग्स एट बेस्ट। तेजस हमारा जहाज है, उसमें इंजन तो हमारा है नहीं ना, जी का आ रहा है। जो हमारा जो सबसे बड़ा फाइटर प्रोग्राम चल रहा है देश में, उसकी जो आत्मा है इंजन, इंजन के बिना तो कोई उड़ती नहीं ना, मतलब पतंग तो है नहीं, जहाज है। तो वो तो हमारा है नहीं। तो आके बोल देना कर लो, तो हाँ, जनता, मैं जनता हूं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल स्वदेशी करेंगे, बताओ क्या करना है। जो कंज्यूम यहाँ पे होगा, वो यहाँ का यहाँ कर लेंगे। लेकिन चक्कर क्या है कि एक्सपोर्ट्स को स्वदेशी बोल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका को स्पेशली एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। हम्म। इंडिया में वो क्वालिटी महंगे दाम पर आएगी, और इंडिया का जो कंज्यूमर है बहुत प्राइस सेंसिटिव है। हम्म। तो सडनली ऐसा नहीं कि वो अमेरिका को 100 रुपए की चीज दे रहे थे मान लो, तो इंडिया में बस वो बिकनी शुरू हो जाएगी उस दाम की, क्योंकि उस दाम का ग्राहक नहीं है। तो वो जो चोट लगी है, वो स्वदेशी का मंच पे जाके बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने से तो कुछ नहीं चलेगा, करने से होगा। एंड जनता का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जनता को तो जैसे आपने बोला ना, बोल दो पटाखे मत खरीदो, अब खरीद लो, अब मत खरीदो। अब गणेश जी का जो फेस्टिवल चल रहा है, उसमें गणेश जी कहाँ बने हुए हैं सारे, वो देख लो जो आते हैं। तो ये बोलना और कहने में बहुत फर्क है। और है, हो क्या रहा है, कह कह के और नारे दे दे के टाइम पास हो जाता है कई साल। तो वही वही वो है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। पीपल विल कंज्यूम वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट इज एट द बेस्ट प्राइस पॉइंट फॉर देयर पॉकेट्स। और आधे टाइम हमें खुद नहीं पता है, जो मैं फोन है मेरे जिसमें मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे यहाँ हाथ में, किधर बना है भाई? कंपनी कोरियन है, बना क्या चाइना में है? इसका ये जो बाहर का कवर है, ये किधर है? कुछ अब मैं क्या करूं? अगर ये इंडियन कंपनी बना रही है, तो मैं ले लूंगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे किसका क्या क्या मामला है। आप बाहर का हम्म। माल लेना बंद कर दो, सिर्फ इंडिया में बनाओ। इंडिया का तो कंज्यूमर के हाथ में कुछ नहीं है। हमें नहीं पता हम क्या खा पी रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है, टेक्निकल इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है। जहाज ये जो बोइंग उड़ रहे हैं, एयरबस उड़ रही हैं, ये इंडिया की हैं। एयरलाइंस इंडिया की, पर ये जहाज तो बाहर के ही खरीद रहे हैं हम। कोई लीज पे है, कोई हमने आउटराइट खरीद लिया। तेल हम बाहर का ही खरीद रहे हैं। स्वदेशी किस चीज में हो जाए, बात तो बताओ तो सही, किस चीज? बाल काटने में स्वदेशी हैं? विदेश जाके बाल नहीं काटते, खुद अपने काट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अपना खाना रोटी वोटी ऐसे करके बना लेते हैं, गेहूं वगैरह अपना उगा लेते हैं। तो जहां अपने प्याज खुद उगा लेते हैं, आम अपने चूस के खा लेते हैं, तो ठीक है। बाकी बता दो कौन सा ऐसा आइटम है विशाल जी जो हमको स्मगल करके या ब्लैक में लेकर आ रही है जनता, और वहां देश का नेता बोल रहा है भाई तुम ये गलत कर रहे हो।
ये नहीं हम्म। करना चाहिए तुम्हें स्वदेशी वाली चीजें लेनी चाहिए। तो बंद कर दो बाहर वाली, आराम से लेनी बंद कर देंगे। या जो स्वदेशी है उनकी क्वालिटी या रेट बढ़ा दो, जो भी सिस्टम है। तो ये एक जुमला है जो बोला गया है, एंड उसको 3 साल बाद फिर जुमला बोल दिया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल ये है कि अब ट्रम्प की तरफ से आप पर टैरिफ लगा दिए गए, बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि पता नहीं लाखों नौकरियां चली जाएंगी। जो यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर है और कई सेक्टर ऐसे हैं जो कि जबरदस्त एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, उनको नुकसान होगा। तो मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त के दिन लाल किले से एक नारा दिया गया कि साहब जीएसटी का एक बहुत बड़ा तोहफा आपको दिवाली के दिन, आपको दिवाली से पहले आपको मिल जाएगा। और फिर खबर आई कि जीएसटी के 2 स्लैब सरकार खत्म करने जा रही है और आपको सिर्फ 2 स्लैब में टैक्स देना होगा, बहुत सारी चीजों पर टैक्स घट जाएगा। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी, वो कदम उठाया जा रहा है? इससे हम बहुत कुछ वैसा अचीव कर पाएंगे जो आज तक नहीं हो पाया था। एक सवाल हमेशा उठता था कि आप तो कह रहे थे वन नेशन वन टैक्स, तो वो वन टैक्स स्लैब तो हुआ ही नहीं, उसमें भी कई सारे स्लैब आ गए। तो कम से कम 4 से घटाकर 2 पर तो हम आएंगे। कुछ पॉजिटिव होता हुआ आपको नजर आता है? क्या असर लग रहा है आपको? ये अभी ऐसा ना हो कि हुजूर बहुत देर कर दिया आते आते करके कहावत है। ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो चक्कर क्या है ना, हमारा ऐसा हाथी है ना हमारा देश, कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होता ना तब तक ये हाथी चेंज नहीं होता। मे बी ये प्लेजेंट चीज है जनता के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो 28% में, जी आप विशाल जी आप यकीन करिए कि सीमेंट जो कि सॉल्ट की तरह है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जैसे खाने में सॉल्ट चाहिए उसके बिना कुछ बन नहीं सकता, बिल्कुल। कोई कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट के हो नहीं सकता। सीमेंट क्यों 28% में डली हुई थी? सीमेंट डली हुई थी, पता नहीं हम्म। ऐसी ऐसी। अब उसको आप लग्जरी आइटम बोलोगे? तो काफी रैशनलाइजेशन की जरूरत थी। इसके होने से डेफिनेटली बिजनेसेस की डायरेक्ट जनता को फायदा हो ना हो बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर जैसे सीमेंट कम होगी तो बिल्डर को, कंस्ट्रक्शन करने वाले को उसके प्रॉफिट मार्जिन में तो स्ट्रेट फायदा होगा। तो उसका अगर कोई स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था एसेट्स में, लोन में, डेट में, तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले बिजनेसेस को रिलीफ मिलेगा। हम्म। जनता को तो कोई पास ऑन करेगा तब होगा ना। बिल्कुल। अज्यूम डायरेक्टली कर लेना कि भाई हम्म। जीएसटी का अगर उसने कम कर दिया तो वो रेट कितना बढ़ेगा घटेगा, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, वो तो समय ही बताएगा कि नवंबर में दिसंबर में क्या होगा, ठीक हम्म। है। मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ करना है, क्योंकि वो तो ऐसे करके थैंक यू कर जाएंगे, ठीक है। अब जिसकी बिल्डर वार एग्रीमेंट होगी सब होगी, रेट थोड़ा कम करने हैं किसी ने। अब वो नए वाले को पुराने वालों को ऐसे थोड़ा ना, तू आज ले रहा है सीमेंट का सरिया तो लगाते नहीं था 2 महीने पहले जब फ्लैट बिक गया था। अब रेट कम हो गए तो बिल्डर का प्रॉफिट है ना, वो तो उससे कम नहीं करेगा, यानी पेमेंट आप प्लान कह वगैरह रहे चेंज हैं कर कि देगा। सरकार ने भले ही स्लैब घटा दिए हों, लेकिन प्रॉफिट कमाना जो है वो बिजनेसमैन के हाथ में, वो अपना प्रॉफिट ज्यादा रख लेगा, उसे कंज्यूमर तक पास ऑन करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। रेपो रेट और ये सब कटता है जब, तो बैंक वाले कौन से कल ही अगले दिन पास कर देते हम्म। हैं। पुराने वालों के तो वैसे ही नहीं करते, उनके वैसे बढ़ा देते हैं। मैं तो ये सारे लोन और ये रियल एस्टेट ये सब भी एसोसिएटेड जगह में इन्वॉल्व हूँ और काम है, इसलिए पता है कि वो नए लोन पे कह देंगे इंटरेस्ट रेट गिरे, आपका जो पुराना है वो तो पहले ही कुछ और ही ऐसे ही रेट पे चलेगा। चल रहा है, उसको भी नोशनली गिरा देंगे। ऐसा नहीं कि हाँ। गिरेगा नहीं, वो 2 महीने के लैग पे गिरेगा, थोड़ा गिरेगा। फिर वो बोलेंगे कि जी अच्छा है आप ऐसे करो, नए वाले में डालने के लिए 15,000 प्लस जीएसटी दे दो, ऐसा ये स्कीमें चलती हैं। तो जो भी है कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपए का फायदा करती है तो डेफिनेटली आम आदमी का 20-25 रुपए का तो होगा फायदा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा 100 का होके जादू हो जाए, वो समय बताएगा। सेंटीमेंट ये है कि अभी नवरात्रों के अंदर मेरे ख्याल ये हम्म। लग जाएगा, 22-23 तारीख को हो जाएगा। हम्म। एंड मे बी गाड़ियों की बिक्री, और एक बार तो इसका इफेक्ट हम डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म कितना बहुत ज्यादा फायदा कर देगा, हाँ, लोगों को डायरेक्टली वो पता करेंगे। लेकिन एक जो पेपर वर्क होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो बिजनेसेस करते हैं उनका सरदर्द, सीए का सरदर्द वो थोड़ा कम होगा। वो कम हो इट जाए। इज समथिंग लाइक से कि 4 चैप्टर थे तुम्हारे सिलेबस में, अब 2 हो गए। तो हम्म। दैट वे इट इज गुड, इट इज वेलकम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे भी रैशनलाइज होना चाहिए। एंड एक ही स्लैब बन जाना चाहिए और बहुत चीजों का जीएसटी हट जाना चाहिए, या 1-2% की तरफ चले जाना चाहिए। अगला सवाल वो है जिसकी चर्चा इस समय बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं एशिया कप को लेकर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे चाइना के साथ रिलेशन ठीक करने के वक्त सवाल पूछा गया कि जिन्होंने गलवान में आपके सैनिकों के सिर काटे, अब आप उनके उनके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। वैसा ही सवाल आपसे फिर पूछा जाएगा कि जिन्होंने पहलगाम में
इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, उनके साथ क्रिकेट खेलने की साहब मजबूरी क्या है, जब आप क्रिकेट के सुपर पावर हैं। आप जिसे जिसके साथ चाहें उसके साथ खेलें, जिसके साथ चाहें उसके साथ ना खेलें। नहीं, आपने सही बोला। मैं आपको बताता हूँ 1999 में कारगिल का युद्ध हो रहा था। 8 जून को, मैंने ऐसे बात बात करते ही गूगल कर लिया ना, ऐसे हम्म। गूगल तो एग्जैक्ट डेट बता देगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल। तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी। 8 जून 1999 को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। किधर? मैनचेस्टर में, वर्ल्ड हम्म। कप। तो इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट वॉर एट कारगिल, एंड हम्म। कारगिल वाज नॉट पहलगाम। हम्म। वहां पे तो 500 जंग हो 600 रही थी। सैनिक, हाँ, हाँ, जंग चल रही थी। जंग चल रही। एयरफोर्स के जहाज जा रहे थे, गिर रहे थे, पीओडब्ल्यू हो रहे थे। ओ, उनसे पहले कालिया जी शहीद हुए थे, और किस सरकमस्टांसिस में, और ये जो जंग थी, और वहां एक क्रिकेट का मैच हो रहा था। तो पहली बात तो ये स्कैंडलाइज होना थोड़ा कम फील करते हैं ना। दूसरा, अब और रिसर्च कर लेंगे तो 1971 में भी भारत की जंग हुई है, प्रॉपर हम्म। बांग्लादेश अलग हुआ है। 65 में भी हुई है, उसके बाद भी क्रिकेट हुआ है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हुआ नहीं, है ना। पर ये वाली जो डिस्पेंसेशन है, ये अपने आप को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। मतलब ये अपने आप को टाई कर लेती है अपने आप ने जबान में, कि इतना वो बोल के, जब ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो बोल रहे अब खेल क्यों रहे तुम? अब यही बोल रही जनता। यही दिखाता है कि ऐसे ही संसार चलेगा। लड़ाई भी होगी, आपकी माता जी की बुआ जी से खूब लड़ाई होगी, फिर किसी बहुत भयंकर लड़ाई हो जाएगी, कई साल तक बात नहीं होगी, फिर शादी होगी तो बुआ जी आ भी जाएंगी। हम्म। अब फिर बोलेंगे उस दिन क्यों लड़ाई हुई थी। ये नहीं, क्या चाहते हैं? क्रिकेट का मैच ना करें, फिर उससे क्या होगा? दुश्मनी बढ़ेगी, फिर उससे क्या होगा? नहीं, पर क्रिकेट का मैच कर लिया, तो ये स्टोरी किसने सुनाई है? इसी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के सपोर्टर्स ने। हम्म। अदरवाइज तो पहले हो ही रहा था। मैंने डेट बता दी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े नेता थे वो भी, वाजपेयी जी की सरकार, जिसमें कारगिल का युद्ध हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है। ये तो हम्म। पहली बात तो एशिया कप में एक इंडिया पाकिस्तानी तो मेन प्लेयर है, ये इन्हीं को निकाल दो तो फिर मत करो एशिया बचा ही कप। क्या। आदरणीय होम मिनिस्टर का बेटा ही चला रहा है ना क्रिकेट। तो बिल्कुल। यही कर रहे हैं, तो फिर ये हम गवर्नमेंट को एम्बेरस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एम्बेरस करना चाह रहे हैं। ये हम इनके मुंह में दही जमाना चाह रहे हैं कि भाई अच्छा, तो अब नहीं जमाते, होगा मैच, होगा। मैं आपको बताता हूँ विशाल जी, उसमें आप बुरा मत मानना क्योंकि आप भी न्यूज चैनल वाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सारे न्यूज चैनल वालों से, मैं पर्सनली इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा, हम्म। क्योंकि मैं इंडिया बांग्लादेश का भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट को मैच देखना टाइम वेस्ट मानता हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या ये चैनल वाले सारे हम्म। इसको भुनाएंगे नहीं? क्या हम ऐसे देश बॉयकॉट कर सकते हैं? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बीसीसीआई है, आदरणीय जय शाह जी हैं, उनको संज्ञान लेके वो आगे से नहीं करेंगे। आप पूरा ऐसे बोल दो कि इंडियंस विल बॉयकॉट दिस मैच एंड टीआरपी विल बी जीरो। हम्म। मैं एक न्यूज नहीं देखना चाहता किसी न्यूज चैनल पे, आपकी भी न्यूज चैनल है, जहां ऐसा दिखाया ना जाए कि आप सिंदूर का बदला, आ रहे हैं यहाँ शेर, किसी की शक्ल ऐसे, खूब पैसे कमाएगी जनता, सबने कमाने और रोना है। तो भाई ये हिपोक्रेसी किस लिए है? नहीं होना चाहिए ना। मैं देश की जनता हूं, आप देश की जनता, नहीं देखते। लेट इट बी जीरो टीआरपी। देख, हम्म। कोई ना तो गूगल पे स्कोर देखेगा, ना हॉटस्टार, डिज्नी, ये रिलायंस फिलायंस, जियो जियो स्टार, जो भी मुझे नहीं पता कहाँ का स्ट्रीम होते हैं, या जो भी स्पोर्ट्स के चैनल हैं या आपके न्यूज चैनल, कोई इंडिया मैच हारे या जीते, अच्छा करे या बुरा करे, हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम्म। हमें बहुत दिक्कत है इस बात से। अरे सब वहां पे ऐसे खा खा के एंजॉय करेंगे। मोस्ट लाइकली शायद इंडिया जीतना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, मैच मैं नहीं देखूंगा, पर मैं भी चाहूंगा भारत देश जीत जाए हमारा, चाहे जंग हो, चाहे मैच हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो देशभक्ति अपनी तरफ है। हाँ। लेकिन तुम्हें इतनी नफरत हो रही है आम हम्म। जनता को, नहीं होना, मत देखो ना फिर, सेंड अ मैसेज ना। ये क्या कि नहीं, पहले तो हम टीआरपी लेंगे इसकी डिस्कशन की, कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होना होगा 2 घंटे पहले सब आ जाएंगे, आज होगी जंग, आज लिया जाएगा बदला, उसका बदला, ये तमाशा ही करेंगे, और सब ऐसे आ जाएंगे, और फिर वहां पटाखे चलेंगे, और फिर दिखा दी, दोबारा दिखा दिया है भारत, ऐसा ही कुछ होगा। और भगवान ना करे अगर मैच हार जाए तो आप देख लेना क्या होगा उससे फिर। भाई मैच है, जीत हार तो लगी रहती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाई आर वी डूइंग एंड गेटिंग इनटू ऑल दिस? मैच हो रहा है, हो लो, तुम्हें नहीं देखना मत देखो।
व्हाट इज सो ग्रेट इन इट? नहीं, इनको नहीं देख सी। अगर सिनेमा वाले आके यारी दोस्ती कर रहे हैं, हम्म। वो तो फिर भी मैं ओपन सिरे से बोल सकता हूँ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हम्म। क्रिकेट मैच के अंदर तो अलग अलग होटलों में रहेंगे, मैच जाएंगे, वो बॉल मारेगा, बैट मारेगा, अपना कोई जीत जाएगा, काम खत्म। कोई जाके वहां गले नहीं मिल रहे, पर फिर भी पैसा तो कमाया ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या ये आप क्यों पूछ रहे हो, मैं उसका एक टेक्निकल साइंटिफिक टर्म बता देता हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये हो जाता है कि बेसिकली हिंदी बोलूं तो दिमाग की तई, कि ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ मैं एंगेज कर रहा हूं इन अ प्रोडक्ट डिफरेंट वे विच इज नॉट दुश्मनी में मैच हो रहा है। तो वहां तो वो जो मेरा फौजी भाई खड़ा है वो पागल है, लड़ रहा है जो, हम्म। उसने क्या किया है? पाकिस्तान के सोल्जर ने इंडिया के सोल्जर का क्या बिगाड़ा है? वो भी मैच खेल लें, हम्म। पर उनका मैच गोलियों से खेला जाता है भाई। वो अपना धर्म प्रोफेशन है। यहाँ ये है, इंडिया की जनता नीड्स टू डाइजेस्ट दिस वेल। यानी आप दिस कह इज रहे हैं हाउ इट कि विल बी। जंग भी होती रहेगी, आतंकवाद भी चलता रहेगा, मैच भी चलते रहेंगे। और हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो उसमें जो और इन्वॉल्व ये होना है, फैसला जैसे पब्लिक इन्वॉल्व को होना हो करना है। जाए। अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती तो ना देखें और जीरो टीआरपी करके मैसेज दे दें। बिल्कुल, दैट इज वन, बिल्कुल दैट इज वन, एंड आई आई फील आई विल, जब मैच आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस चीज को ये आवाज उठाऊंगा कि हम्म। भाई सुनो, तुम्हारे देश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मोदी जी ना चाहें कि मैच ना हो, अमित शाह जी ना चाहें, जय शाह जी ना चाहें, बीसीसीआई ना चाहें, तो क्या हो सकता है? ये क्या मजबूरी में हो रहा है? मोदी जी को पता ही नहीं ये हो रहा है? अगर राहुल गांधी जी हैं तो बोलो क्यों हो रहा है भाई, बताओ देश को कि तुम क्यों एंगेज कर रहे हो। अगर पानी में क्या, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकता, पर खून और क्रिकेट इकट्ठे हो सकता है भाई बहनों, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पैसा है, ब्रॉडकास्टिंग पैसा, बीसीसीआई ये। तो भाई बी वेरी क्लियर ना, बी वेरी, इट्स ओके। हम्म। हम तो देश की आम जनता है, पावरलेस, हमें तो जो स्टोरियां सुनाओगे हम सुन लेंगे। हमें सुनाई तो जाती हैं कि यहाँ पाकिस्तान तो नहीं कहता कि वो पानी हिंदुस्तान से आ रहा है, हम एक घूंट नहीं पिएंगे, हमें नहीं चाहिए पानी, क्योंकि पानी चाहिए। हम्म। उसी तरह पैसा भी पानी है, पैसा इज ऑक्सीजन, इंडिया को भी चाहिए। वाई कांट भी, हाँ ठीक है, जंग भी करेंगे, और हाँ भाई ये इनके इंडियंस के इमोशंस का पूरा निकाल कर रायता टीआरपी और न्यूज चैनल्स के तहत उसको एडवर्टाइजमेंट में मिल्क करके करोड़ों रुपए कमाएंगे। और फिर अगली स्टोरी आएगी कि बीसीसीआई, अभी बता रहा हूँ, अभी आई नहीं है, शायद आ जाएगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ इमोजी भेज देना। बीसीसीआई डोनेट्स 21 करोड़, 51 करोड़ टू दी बिल्कुल। सैनिक, ऐसा कुछ स्टोरी आ जाएगी। पहलगाम के तो शहीदों के जनता लिए, अब हाँ, जिन्होंने जान सबके गंवाई। लिए, पहलगाम के शहीदों के लिए, या फिर फौजी भाइयों के लिए, फौजी शहीदों के लिए, किसी के लिए भी, तो बस सिंपल है, जनता को भी लगेगा हाँ यार ठीक है, मैंने मैच देखा, इसने पैसा कमाया, हमने मजा लिया, इसने पैसा उसको दे दिया, चलो ये एक लूप कंप्लीट हो गया। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस इज ऑल्सो बैड। ओनली थिंग ये कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस चलता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टू थ्री इमोशंस साइमल्टेनियसली, वो चर्चा का विषय है। तो चर्चा, आपने सवाल बहुत रेलेवेंट है। हर अवेयर भारतीय के दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये क्या है। मैं अपना पर्सनल टेक बता रहा हूँ, क्रिकेट का मैच नहीं देखना चाहिए, हम्म। नहीं देखना चाहिए, क्योंकि व्हाई शुड वी वॉच अ मैच विच गोज फॉर सो लॉन्ग? हम्म। वो सारा देश के पूरी वर्ल्ड के 6 कंट्री नहीं देख खेलते ढंग से, हम्म। ठीक है? उसमें तुम कभी जीत जाते हो, अदरवाइज वहां भी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है, ठीक है? तो उसमें तुम हीरो बन जाते हो। अरे इससे अच्छा 1/10 फोकस क्रिकेट का अगर बाकी स्पोर्ट्स पे लगाए तो 10-15 गोल्ड मेडल तो आ ही जाए तेरे देश में। न्यूजीलैंड में विशाल जी, 70 लाख के देश में 7 गोल्ड मेडल आते हैं। 70 लाख का देश है न्यूजीलैंड। आपका नजफगढ़ और द्वारका, जो द्वारका, वो जो दिल्ली का द्वारका बोल रहा हूँ, ठीक है, वो हाँ, वाला द्वारका नहीं, गुजरात। उतने दिल्ली बराबर का आबादी है। द्वारका और नजफगढ़ की पॉपुलेशन वाला 7 गोल्ड ला रहा है, और हमारा हाल देख लो क्या है। तो ये है, हिपोक्रेसी है। ठीक है, सितंबर के महीने में क्रिकेट भी होने वाला है और सितंबर के महीने में एक और चीज भी होने वाली है, और वो है मोदी जी का बर्थडे। मोदी जी का बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन इस बार वाला बर्थडे खास है क्योंकि इस बार वो 75 साल के हो जाएंगे। और आप अपने चैनल पर भी हर बार एक सवाल उठाते हैं कि हमारे नेता रिटायर क्यों नहीं होते हैं। और 75 साल की एज लिमिट तो वो है जो किसी जमाने में बीजेपी ने सेट की थी कि जो 75 का हो गया
वो जाएगा मार्गदर्शक मंडल में, और बाकी नेता जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने खुद ही वो नियम बदल दिया है। अब आप अगर संघ से पूछें, भागवत साहब से पूछे या बीजेपी से पूछे, कोई कहता है साहब किसने कहा 75 में रिटायर होना है, अभी तो हम चलते रहेंगे। इतना डेस्परेशन आ गया है। तभी आप मेरे को देखेंगे और आपके दर्शक भी इंजॉय करेंगे कि मैंने शुरू में बोला था मैं तो आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। मैं ना भक्त हूं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। मुझे ये समझ में आता है इतना डेस्परेशन क्या है मोदी जी को निकालने का कि 75 साल का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्हें इन्हें इलेक्शन लड़के हराए क्यों नहीं जा सकता? और अगर इतना दम नहीं है तो ये क्या रोंदूमल है? ये जो आप बोल रहे हो कि कहीं नहीं बोला गया था 75 साल से ऊपर डाला जाएगा, ये एक तथाकथित दिख रहा था, लेकिन हम्म। किसी ने बोला नहीं है कभी भी। और हम्म। जब अडवाणी जी को डाला गया तो 75 साल के नहीं थे वो, 78, ज्यादा एट्टी हो एट चुकी थी 89, उम्र। 90 के करीब थे। वो हाँ। तो बहुत साल ज्यादा हो गई थी, है ना? हम्म। और मुरली मनोहर जोशी भी बहुत साल हो गए, तो 75 और 89 में भी 14 साल का फर्क है। 14 साल में हमारे राम जी वनवास से आ गए थे। हम्म। तो बहुत ज्यादा उस टाइम का भी फर्क है। तो मोदी जी फिट है। कोई जो बिदेन जैसा काम नहीं कि लेफ्ट नहीं जाना, राइट नहीं जाना, ही इज वेरी अलर्ट। एंड ही इज, लोग अब कह सकते हैं डूइंग ए गुड जॉब, नॉट डूइंग ए गुड जॉब, बट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ही इज डूइंग वेल। तो ये तो 75 में रिटायर होने का मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ वो होना चाहिए। हम्म। रिटायर में बोलता हूँ परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करो। हम्म। तुम क्या एज के पीछे पड़े हुए हो? तो एज के पीछे फिर क्या करें? इनको हटा दें, मोदी तो राहुल जी को बना दें। किसको बना दे? गडकरी जी ज्यादा फिजिकली फिट हैं क्या? देयर कैन बी, देखो विशाल जी, इट इज पॉसिबल कि 75 ईयर्स के एक इंसान है, दूसरा 68 का ज्यादा अनफिट हो सकता है। हमें पता हम्म। है ना ये तो। बिल्कुल। भाई वो कोई वेट वेट में ज्यादा है, कोई किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है। तो 75 का अगर फिट आदमी है तो फिट है, मुझे तो कोई इसमें ऐसा लगता नहीं। मेरे हिसाब से तो मोदी जी 29 का इलेक्शन भी जीत सकते हैं, और 32 में शायद प्रेसिडेंट बन जाए, और प्रेसिडेंट 10 साल तक बने। तो 2042 तक देखना पड़ेगा। मैं आपको एक टेक्निकलिटी बता देता हूँ विशाल जी। आपने अगर ध्यान से सुनी हो स्पीच, नहीं तो लोग गूगल करके दोबारा सुन सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच 15 अगस्त की, अभी 15-20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले, जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है आज, मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि 2035 तक, 10 साल में, मैं चाहता हूं कि ये वेपन्स का बता रहे थे वो जो सुदर्शन चक्र का है, कि पूरे देश में। तो उनने मैं वर्ड यूज किया था कि मैं करके जाऊंगा। तो पीएम की स्पीच की एक एक वर्ड नहीं, कॉमा भी इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं हो जाएगा 2047 विकसित भारत है, उसमें वो नहीं कहते मैं करूंगा, क्योंकि वो तो 2047 है। पर 2045 तक, 35 तक तो उनने मैं कह दिया है। तो 2035 तो भाइयों बहनों 10 साल है। तो 10 साल में 85 के ही होंगे। मोरारजी देसाई थे 80s के अंदर, मनमोहन सिंह थे, बिल्कुल। वाजपेयी जी भी थे। तो लोग रहे हैं, लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहे। इंडिया में 3 प्राइम मिनिस्टर तो मैंने सीधे ही गिना दिए। ठीक है। एंड वो नेहरू जी भी अगर और जीते तो शायद वो भी रहते, वो बिल्कुल 75 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम्म। मेरे को ये को पॉइंट ना, ये क्या है, बीजेपी को ना आप ऐसे शेम नहीं कर सकते। हाँ बोलो, कह दिया, जुमला था, अब बताओ क्या हाँ। करना है। ये जो होता है ना, ये एक नैरेटिव सा होता है न्यूज चैनल से या नॉर्मल पब्लिक स्पेस में या यूट्यूबर भी। तो ये क्या ठीक कि ये मॉरल, ये कोई आर्गुमेंट जीतने का कोई दम नहीं है मोदी जी की। अगर किसी चीज में हमने आलोचना करनी है, पॉलिसी, थॉट प्रोसेस, उसमें कर सकते हैं। उनकी एज की मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत, जितने नेता हैं बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, उनसे कहीं फिटर और स्मार्टर हैं। और उनकी जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, सत्ता की भूख। हम्म। वो जब तक है तब तक एज हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। मुझे मुझे भाई, जब तक ये ऐसे है तब तक ठीक है, जब हाँ ये चली गई तो चली गई। आखिरी टॉपिक पर मैं आ रहा हूं, और आखिरी टॉपिक हमारा है बिहार इलेक्शन का। बिहार इलेक्शन में कई सारे सवाल हैं। एक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा के नाम से। आपने अगर मुद्दे देखे हो कैसे बदले। एक वक्त शुरुआत हुई थी जातियों की गिनती के साथ, कि जातियों की गिनती होनी चाहिए और बिहार इसका सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरेगा, क्योंकि वहां पर जातियों की बात सबसे ज्यादा होती है। कहा गया कि साहब जातियों की गिनती का मुद्दा बिहार इलेक्शन में बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम तो जातियों की गिनती करेंगे, मुद्दा खत्म हो गया। ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ईवीएम वाली लड़ाई भी हार गया। नौकरियों का मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन कांग्रेस अपने जहां शासन कर रही है वहां पर भी कोई खास नौकरियां नहीं दे पा रही, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रही।
तो आखिरकार घूम फिर कर आए वोट चोरी पर। उसमें भी कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही है साबित करने के लिए कि साहब हम साबित करके दिखाएंगे कि वोट चोरी हो रही है। आपको लगता है मुद्दों की कमी है और विपक्ष मौके खो रहा है, अपॉर्चुनिटीज खो रहा है? अगर इस तरीके से चलते रहे तो शायद कुछ बन नहीं पाएगा। आपको लगता है बिहार इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास कि कर सकते हैं उलटफेर कुछ? सी पहले तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, जो मेरा आकलन है उसका उसका बात कर देता हूँ कि कोर्ट में मान लो हार गए तो ये परसेप्शन जो आया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट चोरी का, ये चला जाएगा। हम्म। पॉलिटिकल पार्टी को सत्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सत्य क्या है? सत्य गया तेल लेने, ठीक है। सत्य जो परसेप्शन है वो एक बार लोगों को आ जाए। अब आप कहीं भी बाल काटने की दुकान पे चले जाएं या जनरली डिस्कशन करें बिहार में यूट्यूब चैनल्स पे जनरली, अरे भैया ये क्या ऐसे जीत जाते हैं, हम्म। ये डाउट आने लग गया। तो मेरा वोट कहीं भी ऐसे वोट जाता है, तो ये एक मुद्दा है, ठीक है। दूसरी चीज, जो आप कहते हो नहीं कोई असली मुद्दा होना चाहिए जैसे नौकरी पैसा, अरे ये ना, ये हमें रियलाइज नहीं होता कि ये पॉलिटिशियंस के बस की बात नहीं है। नहीं है। पॉलिटिशियंस के बस की बात यही है कि भाई तुम 200 500 1000 2100 लाडली बहना लाडला भाऊ, ये बहना स्कीम वो स्कीम ये बांट दो, रेवड़ी रुबड़ी बांट दो, इतना ही है। कल को मैं और आप भी बन जाएंगे तो इतना ही कर पाएंगे। ये ऐसा करके कुछ जादू हो जाए ऐसा है ही नहीं। तो जो इनके बस की बात है उतना ही करेंगे। ओनली चीज ये है कि बिहार का इलेक्शन प्रशांत किशोर की वजह से इंटरेस्टिंग बनता मैं देख रहा हूँ थोड़ा। एंड नीतीश बाबू का जाना तो तय है ही है, ठीक है, क्योंकि वॉट एवर हिज हेल्थ क्यों लग रहा है आपको कंडीशंस कि एंड जाना ऑल। तय है? हेल्थ कंडीशंस देखो, बिहार में अगर आप किसी से जाने तो ये तो सब मानते हैं कि वो नीतीश बाबू इज नॉट इन गुड हेल्थ, ठीक है, लेकिन आपने मेंटल एक फिजिकल सोशल मीडिया इमोशनल। पर एक थियरी जरूर पढ़ी होगी जो ये कहती है कि बिहार इलेक्शन में अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बने और अगर बीजेपी ने उनका साथ छोड़ा या बीजेपी ने अपना सीएम बनाया, तो साहब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कहानियां चल रही हैं, इसमें रियलिटी कितनी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह की कहानियां कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं कि ये तो बैसाखियों पर सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हट गए बिहार इलेक्शन के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं तो फिर कांग्रेस को आप क्या बोलोगे? मतलब कोई सास बहू के अंदर अगर कोई बात है तो कोई सास हो बहू हो तो ऐसे ही बोलेंगे, तो कांग्रेस से क्या बुलवाना चाहते हो आप? फैक्ट ये है कि नीतीश बाबू और ये जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, मैं ज्योतिष का काम भी है अपना, ठीक है। जब आप राहु बहुत एक्टिवेट करते हो ना, राहु का मतलब होता है मैनिपुलेशन, हम्म। दिमाग तिकड़म, तब मार्स खराब हो जाता, मंगल हिम्मत नहीं होती। दोनों काम साथ चलते ही नहीं जी, नहीं कर सकते। मैनिपुलेटिव आदमी दमदार नहीं हो सकते। और जहां दम दिखाने की जरूरत है वहां दम होना चाहिए। तो हम्म। इतने सालों में कुछ ना कुछ खुला रहता है। ये आपने ये ऐसी अमित शाह जी का जो उनने अभी पार्लियामेंट में आखिरी दिन डाला था कि सीएम हो चाहे कोई भी हो जेल जा सकता है, फाइल खुल जाए तो 30 दिन के बाद उन्हें रिजाइन करना, ये किसके लिए था? आप बताए ना। सी ये चीज सोच लेना, यू कैन लाइक मोदी जी, यू मे नॉट लाइक हिम, यू मे लाइक अमित शाह जी, और यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर shrewdness, पॉलिटिकल एक्यूमेन। एंड वो कहते हैं जैसे जैसे क्रिकेट में भाषा में बोलते हैं कि भी अगर सुनील गावस्कर है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, भाई दे आर ग्रेट्स, तो ये पॉलिटिक्स के उससे ऊपर है। इफ पॉलिटिक्स वाज akin टू क्रिकेट, देन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी आपके सुनील गावस्कर एंड अपने तेंदुलकर से ऊपर है मैं कहूँ। अगर इफ इट वॉज टू, तो इनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि तो ये ऐसे हो जाएगा वैसे। कांग्रेस से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम क्लियर कट इलेक्शन तुम क्यों नहीं जीतते? ये नीतीश जी नहीं बनेंगे, तुम अभी से बातें ऐसी कर रहे हो कि बनेगी तो भाजपा की गवर्नमेंट, नीतीश जी को बनाएंगे नहीं, मतलब अरे तुम ये क्यों नहीं बोलते तुम 150 सीट लाके 243 में से गवर्नमेंट बनाएंगे इसके साथ, तेजस्वी के साथ। ये सीधी बात, ये क्या है, नीतीश का ऐसा हो जाएगा फिर चंद्रबाबू नायडू ऐसे कर देंगे। तुम अपने बिहार में गवर्नमेंट बनाओ भाई, फिर बंगाल में बनाओ, कांग्रेस वालों को बोलो या टीएमसी वाले जो भी वो जो भी हैं, तुम अपने पे फोकस करो ना। तुम्हारा ये आउट हो जाएगा, ये हिट विकेट हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको लूज मोशन लग जाएंगे, फिर हम मैच जीत जाएंगे, ऐसे तो ना होता है। कांग्रेस इज वेटिंग कि समथिंग विल हैपन, दे आर होपिंग, दे आर होपिंग कि समथिंग विल हैपन। नीतीश, अरे चंद्रबाबू नायडू को अपने बच्चे को सेट करना है। क्या ऐसी चीज है जो चंद्रबाबू नायडू को आज नहीं मिल रही मोदी जी द्वारा इन आंध्र प्रदेश, जो कांग्रेस लाके दे देगी उन्हें या चेंज करने से मिल जाएगा? क्या चीज है? वो कह रहे नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ
दो मिनट में एक चाय पार्टी होती है जयललिता जी के साथ, ठीक है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की, और वाजपेयी गवर्नमेंट गिर जाती है। तो हम्म। 180 108 कितनी ज्यादा सीट्स, 180 170 जो भी सीट्स के साथ तो एक वोट से गवर्नमेंट हारी है। तुम अपनी 99 सीट के साथ गवर्नमेंट बना लोगे? क्या क्या मतलब, क्या खा, ये सी पॉलिटिशियंस ना बुद्धू नहीं है। और नीतीश नीतीश कुमार जी का चलो ठीक है, हेल्थ इश्यूज हैं, बट उनके साथ भी लोग हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल ही बुद्धू नहीं है, ही इज वन ऑफ द श्रूडेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ, एंड इतने साल सरवाइव किया उनने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव है। आपने गवर्नमेंट क्योंकि जिक्र कर दिया 2029 तक उस चल नए रही है। बिल का, तो मैं जाते जाते उस बिल पर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि पीएम से लेकर सीएम और सीएम से लेकर मंत्री, किसी को भी 30 दिन जेल में रहना पड़ा तो 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। कैसे देखा जाए इसे? सेलिब्रेट करना चाहिए इंडिया की पब्लिक को कि साहब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आप इतना बढ़िया कानून लेकर आ रहे हैं, या आपने जैसा कहा कि पॉलिटिकल समझदारी बहुत ज्यादा है और ये अपने फायदे के लिए लाया गया कानून ज्यादा है, करप्शन से खास लेना देना नहीं है? पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं है, देश की जनता को ना सेलिब्रेट का हमें क्या फर्क पड़ता है। कोई जेल जाए, नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार, ये सबको पता है क्या हो रहा है। ये बिल पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो है नहीं। तो नहीं है। ये पास होना हो रहा है। ये लाए इसलिए क्या कि आप और मेरे जैसे इस पे चर्चा करके टाइम खाली करें, और जनता बोले बहुत सही है, नहीं है, और ताकि ये बोले देखो हम तो कर रहे थे भाई, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, डिमोनेटाइजेशन से पैसा आना था, वो चलो कोई नहीं, ये होना था जीएसटी, अरे कोई नहीं कोई नहीं, देखो भ्रष्टाचार, ये देखो ये भ्रष्ट लोग हैं, देखो ये नहीं चाहते, ये दिल चले चले। तो फैक्ट ये कि कुछ नहीं हो रहा। 360 एमपी चाहिए, कहाँ है? 303 है तो नहीं है। तो बस ये जुमला है ये। और देश की जनता को फिक्र होनी चाहिए स्कूल की फीस की और बाकी चीजों की। ये जो आखिरी लाइन आपने कही, बस इसी बात से मैं खत्म करूंगा इस बातचीत को। एक आम पब्लिक को, हम जैसे आम नागरिक को, किसी भी पॉलिटिक्स में हो रही चीज को या किसी भी फैसले को किस नजर से देखना चाहिए? अपने फायदे की नजर से, या मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, या मैं सिर्फ भक्त हूं किसी का, या मैं किसी का विरोधी हूं? किस नजर से देखें? अपना प्रॉफिट कहां ढूंढें, अपना फायदा कहां देखें? सी, देश में 3 तरह का तबका है, अमीर लोग, मिडिल क्लास और गरीब लोग। एक ये मिडिल क्लास की थिंकिंग वोंकी है, वोंकी मतलब अजीबो गरीब। अमीर को पता है कैसे सोचना है, कंज्यूम करना है मुझे। गरीब को भी पता है मुझे क्या फायदा है, कैसे होगा जो भी होगा। हम मिडिल क्लास है जो अमीर को लालची बोलेंगे और गरीब को बेवकूफ बोलेंगे। यही बोला जाता है कि गरीब तो बेवकूफ है, 500 रुपए देख के कहीं भी वोट कर देता है, ठीक है, या ले लेगा, ऐसा कुछ वो कर लेंगे जाति के नाम पे, ये वो। पढ़ी लिखी मिडिल क्लास ये काम नहीं करती, और अमीर चला रहा है। सी, इस चीज को हमें कंज्यूम इस तरह करना है कि हम पॉलिटिशियंस को बताएं कि हमें क्या चाहिए। बजाय देम सेटिंग द नैरेटिव, वी शुड बी एबल टू सेट द नैरेटिव। कभी उस पर चर्चा करेंगे, आप मेरे से कभी अलग से पॉडकास्ट करना। जैसे मोहन भागवत जी 3 बच्चे वाला जो बोला बिल्कुल। उन्हें स्टेटमेंट, उस पे अपना अपना अलग से आधे घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है पूरा। उस पे मैं जब समझाऊंगा कि हाउ देश की जनता शुड घुमाओ पॉलिटिशियंस। सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि अगर देश की जनता के लिए रिसेप्टिव है तो कोई नेता है तो मोदी जी हैं। भले वो मन की बात करते हैं, लेकिन वो जनता की मन की बात भी जानते हैं। पर सुनते जनता हैं। की मन की बात इतनी कंफ्यूज्ड है कि जनता में अकल ही नहीं है मन की बात पहुंचाने में। साफ साफ जनता को अपनी ऐसे डिमांड्स रखनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, और नंबर दिखा देना चाहिए कि देखो इतने लोग हैं। एंड पॉलिटिशियन, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट का मैच जनता मिले बॉयकॉट कर दे, अगली बार होगा ही नहीं, देख ले। तो देखने का नजरिया ये होना चाहिए आम नागरिक का किसी भी फैसले को। ये बहुत समझने की बात है जो आप अपने चैनल पर अक्सर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने सारे मुद्दों पर इतनी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। और आमतौर पर जिस तरह की बातें हम टीवी न्यूज चैनल पर सुनते हैं, उससे बहुत अलग राय आपकी है। बहुत नए और ओरिजिनल थॉट्स जो आपके हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को सुनकर भी बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कनेक्ट किया इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विशाल।